नमस्- नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू। परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम हम लोग यूथ कंपटीशन का जो ज्योग्राफी का सॉल्व पेपर है, जो जिसमें करीब 13,000 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, उसी को आज हम लोग उसी को कर रहे हैं। और दोस्तों, इसमें जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, जीआरएफ के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, सभी के एक विथ एक्सप्लेनेशन दिया है दोस्तों। और आइए दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 कर चुके थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 करेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। दिया है ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से सही कौन सा है। दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में सही क्रम कौन सा है। ओलिगोसिन, प्लायोसिन, मायोसिन, आयोसिन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। फिर मायोसिन, आयोसिन, प्लायोसिन, ओलिगोसिन। फिर ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों, आयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी देखते हैं, प्लायोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, आयोसिन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए दोस्तों, इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों दिया है आयोसीन को इयोसिन भी कहते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आयोसीन को इयोसिन, आयोसीन को और अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इयोसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आयोसीन को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इयोसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यह आज से 70 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होकर 300 मिलियन वर्ष पूर्व तक चला। इसका सही क्रम दिया है दोस्तों, आयोसीन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। दोस्तों दिया है पृथ्वी की उत्पत्ति विषय, क्या पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक 9 तारा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक 9 तारा सिद्धांत प्रतिपादक दोस्तों होयल एवं लिटन है। ठीक है दोस्तों, होयल एवं लिटन है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित 9 तारा सिद्धांत, कौन सिद्धांत, 9 तारा सिद्धांत दोस्तों, इसको प्रतिपादन होयल एवं लिटन ने किया था दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 दिया है जो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया था। तो पृथ्वी के उद्गम के बारे में कौन सी ठंडी निहारिका कोल्ड नेबुला की परिकल्पना इनमें से किसके द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका है। ठीक, गैसों की जो ठंडी निहारिका है जिसको कोल्ड नेबुला की प्रकल्पना इनमें से किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो इमैनुअल कांट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पियर सीमो लाप्लास, ऑटो स्मिथ, जेम्स जीन्स, टीसी चेम्बरलिन। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, इमैनुअल कांट। पृथ्वी के उद्गम के बारे में, पृथ्वी के उद्गम के बारे में, पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका, जिसको दोस्तों कोल्ड नेबुला कहते हैं, गैसों की प्रकल्पना इनमें से किसके द्वारा की गई थी, इमैनुअल कांट के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या देखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जैसे दिया है दोस्तों कि जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक कांट, ठीक, अब कांट कहाँ के दोस्तों, जर्मनी के। वायव्य राशि परिकल्पना 1755 में प्रस्तुत किया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वायव्य राशि परिकल्पना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, तो 1755 के द्वारा। कांट की परिकल्पना जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। अब दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है कि वायव्य राशि परिकल्पना किसके नियम पर आधारित है, तो दोस्तों न्यूटन के नियम पर आधारित है। ठीक, प्रारंभ में आद्य पदार्थ ठंडे व गतिहीन कठोर कणों के रूप में फैला हुआ था। ठीक है, प्रारंभ में आद्य पदार्थ ठंडे व गतिहीन कठोर कणों के रूप में फैला हुआ था।
ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये आपस में टकरा गए जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई। इस प्रकार मूल रूप से एक ठंडा गतिहीन पदार्थ कालांतर में वो बड़ा बड़ा व उष्ण उष्ण न्यायिका बन गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इतना हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकता है। जैसे दिया है कि कांट किस देश के हैं, तो जर्मनी के हैं। दोस्तों दूसरा दिया है वायव्य राशि परिकल्पना कांट ने दिया। ठीक है दोस्तों, ये तो पता ही है। अब पूछ देगा किस वर्ष दिया, तो 1755 में दिया। और दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ कि जो वायव्य राशि परिकल्पना है किस पर आधारित है, तो गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है जो न्यूटन ने दिया है। ठीक है दोस्तों, तो 3 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं 104 क्वेश्चन नंबर। कांट की दृष्टि से भूगोल क्या है? कांट की दृष्टि से भूगोल क्या है? तो ऑप्शन ए क्रोनोलॉजिकल कोरोलॉजिकल विज्ञान, ऑप्शन बी स्थानिक विज्ञान, ऑप्शन सी प्रादेशिक विज्ञान, ऑप्शन डी क्रमबद्ध विज्ञान। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रोलॉजिकल विज्ञान। कांट के अनुसार क्रोलॉजिकल विज्ञान दिया है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जो यूजीसी नेट जीआरएफ में पूछा है दोस्तों, कब पूछा था? 2010 में पूछा था दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। कांट की दृष्टि से भूगोल एक क्रोलॉजिकल विज्ञान है। अब दोस्तों कांट की दृष्टि से पूछ देगा तो भूगोल क्या है? क्रोलॉजिकल विज्ञान है। इमैनुअल कांट जो 1724 से 1804 के वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। इन्होंने 1781 में, ठीक कब? 1781 में क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक प्रकाश की। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ठीक, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पुस्तक किसने लिखी? कांट ने लिखी। कांट ने पुस्तक को 6 खंडों में विभाजित किया। अब दोस्तों पूछ देगा कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ठीक है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक तो कांट लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, कौन लिखा? कांट लिखा है। ठीक है, कांट। अब पूछ देगा इसको कितने भागों में बांटा, तो 6 भागों में बांटा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, विभाजित किया। प्राकृतिक भूगोल, ठीक, गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल और धार्मिक भूगोल। कांट को आराम चेयर भूगोल वेत्ता माना जाता है। तो दोस्तों जो 6 खंड है इसका, जिसमें प्राकृतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल, धार्मिक भूगोल दिया है। ठीक है, 6 हो गए। और कांट को आराम चेयर भूगोल वेत्ता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? निहारिका क्या है दोस्तों? निहारिका क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 दिया है। तो निहारिका क्या है? एक तप्त गैस का बादल है, एक तप्त गैस का गोला है, धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण है और इनमें से कोई नहीं। तो निहारिका, जिसको नेबुला कहते हैं दोस्तों। ठीक, निहारिका, निहारिका इंग्लिश में इसको नेबुला कहते हैं दोस्तों। तो ये एक ऑप्शन नंबर ए सही है, एक तप्त गैस का बादल है। क्या है दोस्तों? एक तप्त गैस का बादल है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। दिया है दोस्तों, एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। ठीक है, एक आकाश गंगा का निर्माण की शुरुआत कहाँ होती है? हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा जाता है। ठीक है, जिसे हाइड्रोजन गैस से होती है, जिसे निहारिका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे दोस्तों ने किया, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कांट के निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कांट के निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कांट को जो है वो कांट के बारे में दोस्तों बताया जा रहा है
बहुत ध्यान से इसको अच्छे से देखिएगा। कह रहा है क्योंकि दोस्तों ये समझ लीजिए जो ऑप्शन दिया है ये ऑप्शन ही इसको दोस्तों इसी से कांट के बारे में जितनी भी जानकारियां होंगी वो उतनी कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या है दोस्तों, कथन दिया है, कथन ए दिया है कांट ने अपने सिद्धांत में न्यूटन के गुरुत्व सिद्धांत का उपयोग किया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कांट ने अपने सिद्धांत में न्यूटन के गुरुत्व नियम का प्रतिपादन किया। ये तो अभी आप लोग देखे हैं तो ये सही है। कांट ने कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार कर विकसित किया। ये भी सही है दोस्तों, कोणीय संवेग को स्वीकार किया दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन सी देखते हैं। यद्यपि लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति में, ठीक है दोस्तों, क्यों लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति में न्यूटन की परिकल्पना को प्रस्तुत किया तथा कांट को निहारिकी संकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या। पहले तो दोस्तों ये सभी सही है, ए भी सही है, ये भी सही है। तो दोस्तों एक बार सी देखते हैं कि ये यद्यपि लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति में, कौन लाप्लास जो है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति में न्यूटन की परिकल्पना को प्रस्तुत किया। ठीक, और कांट को निहारिकी संकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक माना। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, ठीक, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट, अब दोस्तों जर्मन कांट कहाँ का, जर्मनी का, ठीक है, ने 1755 जो 1755, ठीक है दोस्तों, में अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया, 1755 में किया, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, यद्यपि लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति में न्यूटन की परिकल्पना को प्रस्तुत किया। लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति में न्यूटन की परिकल्पना को प्रस्तुत किया, यद्यपि कांट को निहारिकी संकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, निहारिकी संकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। सौर कलंक है दोस्तों, सौर कलंक क्या है, सौर कलंक क्या है? ऑप्शन ए, सूर्य की सतह के काले धब्बे हैं। जो सूर्य मान लीजिए ये है, उसकी सतह के काले धब्बे हैं, ये है। और ऑप्शन बी, सूर्य के समीप काले धब्बे हैं सूर्य के समीप। ऑप्शन सी, सूर्य के समीप के लाल धब्बे हैं। इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, सूर्य की सतह के काले धब्बे हैं। जो सूर्य की सतह के काले धब्बे, उसी को सौर कलंक कहते हैं। जैसे नहीं कहते सब दोस्तों कलंकित कर दिया किसी चीज को, मतलब ऐसे बोला जाता है। तो यही दोस्तों है कि सूर्य की सतह के काले धब्बे को ही सौर कलंक कहा जाता है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं, और व्याख्या काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इस बुक को कराने का उद्देश्य एक ही है कि इसमें जितने भी व्याख्याएं हैं तो आपका इससे पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। इसी की वजह से इस बुक को हमने लाया है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सौर कलंक, कौन? सौर कलंक प्रकाश मंडल के वे प्रदेश हैं जहां का तापमान चतुर्दिक प्रदेश की तुलना में 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस कम सौर कलंक कहते हैं। ये सौर कलंक कहते हैं। ये कलंक सूर्य के 5 अंश से 40 अंश उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के मध्य उत्पन्न होते हैं। अब दोस्तों यहाँ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है कि जो सौर कलंक है, ये कलंक सूर्य के 5 अंश से 40 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। तो पूछ दे दोस्तों, पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो सौर कलंक है तो कितने से कितने अंश में ये जो अंश में उत्पन्न होते हैं, तो 5 अंश से 40 अंश, कितना 5 अंश से 40 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त
काले भाग को अम्बरा, जो दोस्तों इसका काला भाग होता है अम्बरा, तथा चारों तरफ स्थित अपेक्षाकृत कम काले वाले भाग को पेनम्बरा कहते हैं। जो दोस्तों जो आंतरिक काले भाग को अम्बरा कहते हैं, जो अंदर वाला भाग होता है उसको अम्बरा कहते हैं, वो काला होता है, ठीक है, अम्बरा होता है। और जो चारों तरफ से अपेक्षाकृत कम काले होते हैं उसको पेनम्बरा कहते हैं, ठीक है दोस्तों, कहा जाता है। जैसे सौर्य कलंक का जीवन काल कुछ घंटों से कुछ माह तक होता है, ठीक है। अब दोस्तों जो सौर कलंक है, सौर्य कलंक सौर्य सौर्य कलंक का जीवन काल कुछ घंटों से कुछ माह तक होता है, कुछ घंटों से कुछ माह तक होता है। यह लगभग एक मतलब 11.1 वर्ष के समयांतराल पर प्रकट होता है। अब दोस्तों यहाँ पूछ देगा कि सौर कलंक कितने वर्षों के बाद आता है, तो 11.1 वर्ष के अंतराल पर प्रकट होता है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 तो दिया है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया। ये तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है कि अब बोलेगा ही नहीं। वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन इमैनुअल कांट ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1755 में किया था, 1755 में किया था दोस्तों। और ये दोस्तों जो 1755 किया था वायव्य राशि परिकल्पना, ये किस पर आधारित थी दोस्तों? ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है, ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है, इमैनुअल कांट है, ठीक है दोस्तों। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है दोस्तों? ये और भी चीजें दिया है जो परिकल्पना है, प्रतिपादक है, जैसे वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट 1755। अब निहारिका परिकल्पना लाप्लास दिया था 1796, ठीक है दोस्तों, 1796। ग्राउंड परिकल्पना चेम्बरलेन और मोल्टन ने दिया था दोस्तों 1905 में, ठीक है दोस्तों, 1905 में दिया था, 1905 में दिया था। और उल्का परिकल्पना लाकियर दिए थे 1919 में, ठीक है दोस्तों, 1919 में लाकियर दिए थे, 1905 में ये दिए थे, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों एक बार और इसको फिर से देखते हैं कि वायव्य राशि परिकल्पना कौन दिया? कांट दिया, 1755 ने दिया, ठीक है दोस्तों। और निहारिका परिकल्पना, जो निहारिका लाप्लास दिया था 1796 में दिया था। ग्राउंड परिकल्पना कौन दिया? चेम्बरलेन दिया और मोल्टन ने दिया था 1905 में। और दोस्तों उल्का परिकल्पना जो लाकेर ने दिया था 1919 में दिया था, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। 109 दिया है दोस्तों, कांट दिया है दोस्तों, कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया? देखिए दोस्तों फिर वही आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वायव्य राशि परिकल्पना, जो दोस्तों 1755 में दिया था, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पूछ देगा कांट किस देश का है, तो ये जर्मनी का है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यूनिट 3 स्टार्ट हो रही है, जिसमें दिया है पृथ्वी का परिक्रमण एवं झुकाव एवं उसका प्रभाव। कि दोस्तों जो पृथ्वी है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण एवं झुकाव एवं उसका प्रभाव के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है दोस्तों टीजीटी 2021 यूपी में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये आया है क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। इससे पता चलेगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है टीजीटी पीजीटी में वो क्या रहता है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 110 है, दिया है दोस्तों, कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है दोस्तों, कोरियालिस बल के बारे में दोस्तों बता रहा है कि कौन सा इसमें सत्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है, जो पृथ्वी है उसके आवर्तन का प्रभाव है, तथा यह एक काल्पनिक बल है। ये तो सही है दोस्तों, कि पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है और यह एक काल्पनिक बल है। तो कोरियालिस बल है दोस्तों, काल्पनिक बल है, सीधे सिंपल। अब आइए दोस्तों, एक
मतलब यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। ये ध्रुवीय क्षेत्र में दोस्तों अधिकतम पाया जाता है। ठीक है, और विषुवत रेखीय क्षेत्र में न्यूनतम पाया जाता है। यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। तो दोस्तों ये तो गलत है, प्रत्यक्ष रूप से घर्षण से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, क्योंकि ये पूछा सत्य नहीं है, तो दोस्तों ये सत्य नहीं है। यह वायु गति के समानुपाती होता है, जो गति होती है वायु की उसके समानुपातिक होता है कोरियालिस में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। दोस्तों व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से देखिए। जैसे धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा, ठीक है, धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। यदि पृथ्वी में अक्षीय गति नहीं होती, ठीक है, कह रहा है यदि पृथ्वी में अच्छी गति नहीं होती तो हवाएं समदाब रेखाओं के संपूर्ण की दिशा में प्रवाहित होती। इसके कहने का मतलब दोस्तों कह रहा है कि यदि पृथ्वी में अच्छी गति नहीं होती, अच्छी दोस्तों जैसे पृथ्वी में अच्छी गति जो होती है, जो घूमती है, अगर वो नहीं होती तो हवाएं क्या करती, हवाएं समदाब रेखाओं के संपूर्ण की दिशा में प्रवाहित होती। ठीक है, हवाएं प्रवाहित होती, परंतु पृथ्वी में अच्छी गति के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। जब दोस्तों पृथ्वी की अच्छी गति के कारण, लेकिन जब पृथ्वी में अच्छी गति के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है, ठीक है, जिसे विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहते हैं। ठीक, यह भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जैसे दोस्तों हम आपको बताएं, इसमें दिया भी है दोस्तों, ठीक है, कि ध्रुवों पे अधिकतम होगा दोस्तों और विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है। ठीक है दोस्तों, और कोरियालिस बल अप्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ दोस्तों सी में दिया है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, ये अप्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किससे, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, यह वायु की गति के समानुपाती होता है। ठीक है, वायु की जो गति है के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, यह पृथ्वी के घूर्णन या आवर्तन का प्रभाव है। क्या है दोस्तों, ये पृथ्वी के घूर्णन या आवर्तन का प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कोरियालिस बल के बारे में ये दिया है, कोरियालिस बल के बारे में। और कोरियालिस बल से क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है कुछ भी। तो कोरियालिस बल जो है दोस्तों टर्मोलॉजी, इसको इसी से संबंधित पूरा अच्छे से आप लोग देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। फिर कोरियालिस प्रभाव दे दिया। ठीक, निम्नलिखित में से कौन कोरियालिस प्रभाव का कारण है। ठीक, कोरियालिस प्रभाव का कारण है दोस्तों। ठीक है, अभी इसको देखते हैं दोस्तों। अब केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना कोरियालिस प्रभाव का कारण है। कौन कोरियालिस, केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, केवल सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की परिकल्पना, पृथ्वी का घूर्णन व परिभ्रमण, ताप एवं दाब प्रवणता। तो कोरियालिस प्रभाव का कारण है, कौन है इसमें कोरियालिस प्रभाव का कारण, केवल अपनी दूरी पर पृथ्वी का घूमना। केवल ये क्या करता है, केवल अपनी दूरी पर, कोरियालिस जो अपनी दूरी पर पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का घूमना होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। काफी बड़ी व्याख्या है दोस्तों, व्याख्या में ही टाइम जा रहा है, लेकिन व्याख्या इसमें जो दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, धरातल पर पछुआ हवाओं की दिशा तथा वायुदाब पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है धरातल पर पछुआ हवाओं की दिशा व वायुदाब पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, पृथ्वी जो घूर्णन करती है दोस्तों, उसके द्वारा पछुआ हवाओं की दिशा वायुदाब की घूर्णन गति निर्धारित होती है। यदि पृथ्वी में अक्षीय गति नहीं होती, ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी में अच्छी गति नहीं होती तो हवाएं समदाब रेखाओं के संपूर्ण दिशा में प्रवाहित होती, परंतु पृथ्वी की अच्छी गति के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस परिवर्तनकारी बल को भी विक्षेप बल कहा जाता है। आगे चलकर विद्वान कोरियालिस के नाम पर इसे कोरियालिस बल कहा जाने लगा। इस विक्षेप बल के कारण
उत्तरी गोलार्ध में इस विक्षेप बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं प्रवणता की दिशा के दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध के बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक दोस्तों, ये जो पश्चिमी बल है, विक्षेप बल है, ठीक है, विक्षेप बल का उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं प्रवणता की दिशा के दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड और उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड मुड़ जाती हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। भ्रमहीनता की प्रक्रियाओं की पहचान करें। भ्रमहीनता की प्रक्रियाओं की पहचान करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें कौन सही है दोस्तों। ऑप्शन, भ्रमहीनता की प्रक्रियाओं की पहचान करें। त्वरण, घर्षणात्मक प्रभाव, खुरदरापन और घूर्णन, कोणीय वेग। तो भ्रमहीनता की क्रियाओं का पहचान करें। भ्रमहीनता, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। डी और ई, घूर्णन और कोणीय वेग दिया है। ठीक है, भ्रमहीनता की क्रियाओं की पहचान करें, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, घूर्णन और कोणीय वेग। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, दिया है भ्रमहीनता। ठीक है दोस्तों, भ्रमहीनता क्या है देखते हैं कि प्रक्रियाओं में घूर्णन और कोणीय वेग का योगदान होता है। कि प्रक्रियाओं में घूर्णन और कोणीय वेग का योगदान होता है। घर्षण बल वह बल होता है, जो घर्षण बल वह बल होता है जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है। ठीक है, तो घर्षण जो वस्तु होती है उससे मतलब संपर्क में कार्य करता है तथा सापेक्ष गति की सापेक्ष गति का विरोध करता है। किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, त्वरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 113 देखते हैं। पोलर फ्लेमिंग बल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है ज्वारीय बल, ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी पृथ्वी का परिभ्रमण। तो दोस्तों पोलर फ्लेमिंग बल जो होता है पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जैसे पोलर जो ध्रुवीय फ्लेमिंग बल होता है वो पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। दिया है दोस्तों, पोलर फ्लेमिंग बल का संबंध पृथ्वी के घूर्णन से है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही दोस्तों रहेगा कि पोलर फ्लेमिंग बल का संबंध पृथ्वी के घूर्णन से है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। वेगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन दो कारण और हैं। ठीक है, वेगनर कह रहे हैं के अनुसार कि महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण हैं। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण है। कौन कौन दोस्तों? आइए देखते हैं। पहला पोलर या ध्रुवीय फ्लेमिंग बल, दूसरा ज्वारीय बल। यह पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ठीक है, पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है। पृथ्वी की आकृति एक गोले जैसी नहीं है दोस्तों। ठीक है, यह भूमध्य रेखा पर उभरी है, अंडे के समान है। यह भूमध्य रेखा पर उभरी है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दोस्तों ये जो उभार है पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का क्या कारण है? जैसे पृथ्वी पे हम लोग हैं दोस्तों, तो दिन रात बराबर नहीं होते हैं क्योंकि 24 घंटा दिन होती है, मतलब 12 घंटा दिन होती है, 12 घंटा रातें होती है। ठीक है दोस्तों, तो यही पूछ रहा है कि पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? पृथ्वी का धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, भूकक्षा का अंडाकार
होना, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। ठीक है, तो दिन रात नहीं होने का कारण ऑप्शन नंबर डी है, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। दिया है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुका होना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क और मकर रेखा के मध्य गति करता प्रतीत होता है। ठीक है, अर्थात यह वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध, 6 माह दक्षिण गोलार्ध में सूर्यता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी न होती, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश तक झुकी न होती, तो परिक्रमण गति के होने से भी ऋतु परिवर्तन नहीं होता। तो जो परिक्रमण करती है दोस्तों, तभी भी ये नहीं होता। ठीक है, और संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात समान अवधि 12-12 घंटे की होती, दिन रात समान होता है दोस्तों। ठीक है, संपूर्ण। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, जो दोस्तों फिर आ गया कोरियालिस बल से। ठीक है दोस्तों, कोरियालिस बल एवं उसके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया। ठीक, ध्रुवों पर यह शून्य हो जाता है, ध्रुव पे कहाँ शून्य होता है, ये कोरियालिस बल सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। पहला क्वेश्चन का इसका आंसर मिल गया। आइए दोस्तों, ये इसकी जो दिया इससे देख लेते हैं। जो व्याख्या ही एक तरह से है कि यह पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है, जो पृथ्वी घूमती है उसका परिणाम है कोरियालिस बल। ठीक है, कोनों में विक्षेपण ध्रुवों के निकट अधिक पाया जाता है, कोनों में विक्षेपण ध्रुवों के निकट अधिक पाया जाता है। ठीक है, ये भी सही है। डी देखते हैं दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में कोने अपनी दाईं और विक्षेपित हो जाती है। सही है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में ये राइट साइड और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों आइए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। ठीक, भूमध्य रेखा पर शून्य होता है तथा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर यह क्रमशः बढ़ता है। जैसे भूमध्य रेखा पर शून्य होगा, अब यहाँ से जाएंगे, यहाँ बढ़ोगे तो 1 2 3 4 बढ़ते जाता है ऐसे दोस्तों, कहाँ, ध्रुवों पे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोरियालिस बल जो है दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। अब दोस्तों ये जो कोरियालिस बल कैसे उत्पन्न होता है, पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप। ठीक है, तथा ध्रुवों पर यह बल अधिक पाया जाता है, ध्रुवों पर अधिक पाया जाता है, अतः ध्रुवों पर कोनों का विक्षेपण अधिक होता है, ध्रुवों पर कोनों का विक्षेपण अधिक होता है। इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में कोने अपने दाईं ओर और तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित होती है। ठीक है दोस्तों, कोरियालिस बल के कारण दोस्तों ये जो पवन होती हैं, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड और दक्षिण गोलार्ध में लेफ्ट साइड ये प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और कोरियालिस बल जो उत्पन्न होता है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही उत्पन्न होता है। और कोरियालिस बल दोस्तों ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे ये शून्य होता है और ध्रुवों पे दोस्तों अधिकतम होता है। ठीक है, ये जो विषुवत रेखा है इससे दोस्तों जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये कोरियालिस बल अधिकतम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 दिया है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, जिसे किस अपसौर्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसे किस अपसौर्य के नाम से जाना जाता है। जैसे दोस्तों ये सूर्य है, ठीक, सूर्य है, यह सूर्य है, चारों परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से, जो पृथ्वी है सूर्य है, अब पृथ्वी 4 जुलाई को, ये 4 जुलाई को ये क्या करती है, ये 4 जुलाई को सबसे दूर हो जाती है, दूर चली जाती है, तो इसी को अपसौर्य या सर्वोच्च या उपसौर्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 6। जब
सबसे नजदीक होगी पृथ्वी सूर्य से तो उसको उपसौर्य कहते हैं। ये कब होता है दोस्तों? 3 जनवरी को होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। दोस्तों दिया है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान, जैसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है। कब? अब दोस्तों क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ सकता है ना, पृथ्वी सूर्य से कब, किस तारीख को सबसे दूर होती है? तो 4 जुलाई को होती है, जिसे सर्वोच्च अपसौर्य नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है, जिसे 114.70 करोड़ किलोमीटर तथा 4 जुलाई को सबसे दूर होती है तो 15.20 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है। इसे क्रमशः उपसौर्य या अपसौर्य कहा जाता है, पेरिहेलियन और इसको एपिहेलियन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। एक बार और आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक, एक बार और बता दे रहे हैं कि जब सूर्य, मान लीजिए सूर्य है, पृथ्वी सूर्य से जब नजदीक होगी तो उसको उपसौर्य कहते हैं, उपसौर्य कहते हैं। आइए 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को उपसौर्य होता है। ठीक है। तो जब नजदीक होगी तो 14.70 करोड़ किलोमीटर इसको कहते हैं। अब दोस्तों देखिए एक, अब जैसे पृथ्वी, यहाँ सन है, यहाँ से पृथ्वी से, सन से पृथ्वी बहुत दूर है तो इसको 15 दशमलव कितना दूर, 15.20 करोड़ किलोमीटर है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे अपसौर्य कहते हैं। इसको अपसौर्य या सर्वोच्च अपसौर्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, ये जो 4 जुलाई को होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, मौसम परिवर्तन पर दिन के समय और रात के समय की अवधि से भिन्नताएं निम्न कारण से होती है। अब दोस्तों देखिए कितना इंपॉर्टेंट मस्त क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं। ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि मौसम परिवर्तन पर, जैसे मौसम है फिर ओकरे मौसम परिवर्तन पर दिन के समय और रात के समय की अवधि से भिन्नताएं निम्न कारण से होती हैं, ठीक है, भिन्नताएं निम्न कारण से होती हैं। आइए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी का वृत्ताकार तरीके से सूर्य के चारों घूर्णन। ठीक, ऑप्शन ए, पृथ्वी का इसकी दूरी पर घूर्णन। बी, मत अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन। ठीक, स्थान की अक्षांश स्थिति, जो स्थान है उसकी अक्षांश स्थिति है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मत अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ऐसे ही रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। छोटी सी व्याख्या है दोस्तों, मौसम से मौसम परिवर्तन पर, जैसे मौसम से मौसम परिवर्तन पर दिन के समय और रात के समय की अवधि में भिन्नताएं जो होती है नत अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण से होती है, पृथ्वी घूर्णन के कारण से होती है। नत अक्ष पर पृथ्वी घूर्णन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, आइए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, इसका उत्तर क्या है। एक पर्यवेक्षक को पृथ्वी की सतह से हमेशा चांद का एक ही पलक दिखाई देता है। मतलब कोई है पर्यवेक्षक या है, पृथ्वी की सतह से हमेशा चांद का एक ही पलक दिखाई देता है। क्यों भाई, आप मान लो पृथ्वी से आप देख रहे हो तो चांद का एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, चांद का, तो इसके उत्तर क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए देखते हैं, इसका पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण का मार्ग सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के समान ही है। ठीक, ऑप्शन बी दिया है दोस्तों, इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि उसकी अपनी धुरी के चारों ओर घूर्णन की अवधि के समान है। ठीक है दोस्तों,
किसकी घूर्णन की अवधि पृथ्वी के समान है? पृथ्वी के समान तो नहीं है। घूर्णन की दिशा पृथ्वी के समान है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। किसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि, पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमण की अवधि इसकी अपने धुरी के चारों ओर घूर्णन की अवधि के समान है। अपने धुरी के चारों ओर घूर्णन के समान है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसका व्याख्या देखते हैं। एक पर्यवेक्षक को पृथ्वी की सतह से हमेशा चंद्रमा का एक ही फलक दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा का एक ही फलक दिखाई देता है क्योंकि इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि, इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि अपनी धुरी के चारों ओर घूर्णन की अवधि के समान है। अपनी धुरी के चारों ओर की घूर्णन की अवधि के समान है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। पृथ्वी एक घूर्णन लगभग पूरा करती है, 24 घंटे में पूरा करती है दोस्तों। आइए दोस्तों इसी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी एक घूर्णन लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 16,1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी अपने कक्ष तल के साथ 6.5 रन का कोण बनाती है। पृथ्वी प्लेन ऑफ ऑर्बिट जिसको कहते हैं, पृथ्वी अपने कक्ष तल के साथ जो है 6.5 रन का कोण बनाती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, जब इसमें व्याख्यान दिया है दोस्तों तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है बन जाए में भी, जैसे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपनी दूरी पर, पृथ्वी है जो अपनी दूरी पर पश्चिम से, देखिए ईस्ट दिया है और वेस्ट दिया है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक, और जब घूमती है तो दोस्तों इसकी गति कितनी होती है? 1610 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 16 यानी कि 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये चलती है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कारक कोरियालिस बल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? अभी क्वेश्चन दोस्तों आया था पृथ्वी का घूर्णन, कोरियालिस बल की उत्पत्ति के कारण के लिए पृथ्वी का घूर्णन है। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कोरियालिस बल की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी का घूर्णन उत्तरदायी होता है। ठीक है, कोरियालिस बल जो है विषुवत रेखा पर शून्य होता है क्योंकि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है। ठीक है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की, हम दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए हम इसकी व्याख्या एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। हम लोग कह रहा है कोरियालिस बल विषुवत रेखा पर शून्य हो जाता है। जो कोरियालिस बल है वो विषुवत रेखा पर शून्य हो जाता है। ठीक है, क्यों होता भाई, ये भी तो कोई रीजन होगा कि विषुवत रेखा पर शून्य हो जाता है। क्योंकि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अत्यधिक तीव्र पाई जाती है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है विषुवत रेखा पर अत्यधिक तीव्र पाई जाती है, इस कारण कोरियालिस बल शून्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो दोस्तों आयनमंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल। तो दोस्तों रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत को आयन मंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला मंडल है क्षोभ मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा है दोस्तों बहिर्मंडल, आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक है दोस्तों, 5 मंडल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं एक बार, काफी इंपॉर्टेंट है।
पृथ्वी का वायुमंडल 5 परतों में विभक्त है। अब पृथ्वी का जो दोस्तों वायुमंडल में कितनी परतों में विभक्त है? 5 में, जिसमें हम बताएं क्षुमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। आयन मंडल में DEF G परतें पाई जाती हैं। कहाँ? DEF G परतें पाई जाती है, ठीक है, जिनसे रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं तथा उपयुक्त यंत्रों के माध्यम से सुनी जाती हैं, ठीक है। रेडियो तरंगे कौन कौन है दोस्तों? DEF G। ई, अब जैसे ई परत को कहते हैं कैनली हेवेसाइड कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ई को कैनली हेवेसाइड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। भू संतुलन परिकल्पना की व्याख्या एरी एवं प्राट के सिद्धांत के समन्वय के माध्यम से की गई, ठीक है। भू संतुलन परिकल्पना की व्याख्या, जैसे भू संतुलन किसने दिया? तो ये भू संतुलन शब्द को डक्टर ने दिया, ठीक है। भू संतुलन परिकल्पना की व्याख्या एरी एवं प्राट के सिद्धांत के समन्वय के माध्यम से की जाती है, ठीक है। एरी और प्राट के सिद्धांत के समन्वय के माध्यम से की जाती है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, हिस्कैनन द्वारा। हिस्कैनन द्वारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भू संतुलन परिकल्पना की व्याख्या, ठीक है, भू संतुलन परिकल्पना की व्याख्या एरी और प्राट के सिद्धांत के समन्वय के माध्यम से की जाती है। अब दोस्तों क्वेश्चन तो पहले बहुत अच्छे से समझिएगा, इसको क्या कहने का मतलब है। और इसका तो हिस्कैनन है, किसके माध्यम से? समन्वय के माध्यम से की जाती है व्याख्या एरी और प्राट के सिद्धांत के समन्वय के माध्यम से की जाती है, किसके? हिस्कैनन के द्वारा। हिस्कैनन जो कहता है वही करता है, ठीक है, हिस्कैनन। भू संतुलन परिकल्पना, भू संतुलन परिकल्पना की व्याख्या एरी और प्राट के सिद्धांत के समन्वय हिस्कैनन के माध्यम से की जाती है। हिस्कैनन है जो, उसी ने एरी और प्राट के सिद्धांत के समन्वय के माध्यम से की जाती है। अब दोस्तों देखिए पूछ देगा भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अमेरिका का जो है डक्टन द्वारा 1889 में किया गया, ठीक है, 1889 में किया गया। अब दोस्तों ये तो पूछेगा भू संतुलन शब्द किसने दिया? वो संतुलन शब्द डक्टन ने दिया। कब दिया? 1889 में दिया, ठीक है, 1889 में। कहाँ का था? दोस्तों अमेरिका का था। डक्टन कहाँ का था? अमेरिका का था। एरी का मानना है कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। जो एरी है सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। सियाल, ये सियाल किसका बना है दोस्तों? ये बेसाल्ट का बना है, ठीक है, सीमा ग्रेनाइट का बना है, ठीक है, ग्रेनाइट का बना है। बेसाल्ट को महासागर कहते हैं दोस्तों, महासागर में पाया जाता है बेसाल्ट। ग्रेनाइट महाद्वीप का बना होता है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं ग्राउंड में इसकी गहराई करवाई जाती है। उनके अनुसार विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है। इसकी एरी के अनुसार विभिन्न स्तंभ जितना है घनत्व बराबर होता है, उनकी गहराई अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों और आगे देखते हैं। प्राट के अनुसार जो स्तंभ जितना अधिक ऊंचा है, प्राट के अनुसार जो स्तंभ जितना अधिक ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही कम है, तथा जो जितना नीचा है उसका घनत्व उतना ही अधिक है, ठीक है। प्राट कहता है, ठीक, प्राट कहता है कि जो स्तंभ, मान लो कोई स्तंभ है, तो ये जितना मतलब ऊंचा ज्यादा रहेगा तो इसका घनत्व कम होगा, डेंसिटी कम होगी। लेकिन इसका जो स्तंभ है जितना मान लो छोटा है, जब छोटा रहेगा तो उसकी डेंसिटी अधिक होगी। तो वही कौन कर रहा है? प्राट कह रहा है जब जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को किस नाम से जानते हैं? उस स्थिति को दोस्तों अवसर कहते हैं। जब नजदीक रहेगी तो अवसर कहते हैं। ये 3 जनवरी को होता है, ये 4 जुलाई को होता है दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है तो उस स्थिति को अवसर कहते हैं। अच्छा, ये स्थिति 4 जुलाई को होती है जब पृथ्वी सूर्य से
से सबसे नजदीक होती है तो इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, जो 3 जनवरी को पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों 124 नंबर देखते हैं। क्या पृथ्वी के घूर्णन की धुरी क्या पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण के मात्रा को प्रभावित करता है? विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है? तो हाँ, करता है दोस्तों। जैसे इसके कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है जो पीजीटी 2018 में पूछा है DSSB में, क्या पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है? तो दोस्तों जो पृथ्वी की सतह पर विकिरण है उसकी मात्रा को प्रभावित करता है। हाँ, करता है। ठीक है। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन की दूरी में जैसे पृथ्वी के घूर्णन की दूरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर झुकाव जो होता है पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है। झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है। कह रहा है दोस्तों पृथ्वी के दैनिक घूर्णन गति के कारण, कब दैनिक घूर्णन गति के कारण दिन व रात तथा वार्षिक परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है। तथा वार्षिक परिक्रमण गति के कारण, जैसे वार्षिक परिक्रमण गति है कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है। तो वही कह रहे हैं दैनिक घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है, दैनिक दिन रात होता है और गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होगा। अब पृथ्वी के दैनिक घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है, तो ये चीज कह रहा है दोस्तों। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। जैसे मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ए विदलय पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है। सी दिया है पृथ्वी का परिक्रमण, डी दिया है पृथ्वी के अक्ष का अपने पृथ्वी के अक्ष का इसके पक्ष के समतल की ओर झुका होना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। कह रहा है मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है? तो पृथ्वी का परिक्रमण के कारण मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। पृथ्वी का मौसम देखा है दोस्तों यही दिया है अभी, यही कि वार्षिक परिक्रमण जो दिया है दोस्तों, यहाँ देखिए वार्षिक परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। परिक्रमण के कारण ही तो ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये अब मौसम और उसकी दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, अब समझने वाला है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन, तो ऋतु परिवर्तन किसी कारण होता है? पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ही तो ये पृथ्वी परिक्रमण करती है उसी समय ये ऋतु परिवर्तन होता है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। समोच्च रेखाएं हैं, जो समोच्च रेखाएं हैं क्या है दोस्तों? समोच्च रेखाएं समुद्र स्तर पर ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को खींची गई रेखा। अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, बंदरगाह को मिलाने वाली रेखाएं हैं दोस्तों। समुच्च रेखाएं हैं क्या है दोस्तों? समुच्च रेखाएं ऑप्शन नंबर ए सही है। समुच्च रेखाएं समुद्र स्तर से, जो समुद्र का मान लीजिए स्तर है, से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से, समान ऊंचाई वाले मान लीजिए ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाएं, समान स्थानों से खींची गई रेखाएं। ठीक है, ये समान है, खींची गई रेखाएं। ठीक है, तो ये समुच्च रेखाएं हैं। आइए इसकी दोस्तों व्याख्या हम लोग देखते हैं। समुच्च रेखाएं समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाएं। ठीक है। समदाब रेखा किसको कहते हैं? यह काल्पनिक रेखा है। पहली बात तो जानो समदाब, सम मतलब बराबर, दाब जहाँ बराबर है।
जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। समुद्र तल के समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली को समताप रेखा कहते हैं। असमताप काल्पनिक है, जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। सम बराबर ताप काल्पनिक है, जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य के से निकटतम दूरी क्या है? अभी क्वेश्चन आया था दोस्तों। उपसौर्य है, इसको 3 जनवरी को होता है। अपसौर्य है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, जो 4 जुलाई को होता है, तो अपसौर्य कहते हैं। अपभू और उपभू। तो अपभू जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो अपभू होती है, और जब चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक होता है तो उपभू होती है। ठीक है दोस्तों स्थिति। आइए दोस्तों क्वेश्चन इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। दोस्तों दिया पृथ्वी के अपने कक्ष से सूर्य से निकटतम दूरी को उपसौर्य कहते हैं। पृथ्वी अंडाकार कक्षा के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है। अंडाकार कक्षा के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है दोस्तों, परिक्रमा करती है, जिस कारण उसका सूर्य से दूरी में परिवर्तन होता है। पृथ्वी सूर्य से 149 मिलियन किलोमीटर दूर है। पृथ्वी सूर्य से 149, परंतु निकटतम दूरी 137 मिलियन किलोमीटर। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। 4 जुलाई को अपसौर स्थिति होती है। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, जब तीनों एक ही सीध में होते हैं तो स्थिति को सिजगी कहते हैं। ठीक है, तीनों जब एक सीध में होंगे तो सिजगी कहते हैं। अब द्वितीय जब कब होती है? ये तो द्वितीय पूर्णिमा के दिन होती है दोस्तों। ठीक, पूर्णिमा के दिन द्वितीय होगी, और युति अमावस्या के दिन होती है। ठीक, अमावस्या के दिन होती है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में पूरा सही से दिया है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, ठीक, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो इस स्थिति को सिजगी कहते हैं। एक टर्म हो गई, एक टर्म मिला। द्वितीय देखो, युति देखो, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उसे युति कहते हैं। युति कहते हैं। इसका मतलब जब सूर्य और चंद्रमा, जैसे सूर्य है दोस्तों, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है। चंद्रमा यानी कि मून है, और ये पृथ्वी के दोनों ओर होते हैं। पृथ्वी के दोनों ओर होते हैं एक तो उसे युति कहते हैं। जब पृथ्वी के एक ओर सूर्य तथा दूसरी ओर चंद्रमा होता है तो उसे युति कहते हैं। जब पृथ्वी के, मान लो पृथ्वी यहाँ गई बीच में, एक ओर सूर्य, मान लो एक ओर सूर्य होगा और दूसरी ओर चंद्रमा होगा। ठीक, तो इस स्थिति को युति कहते हैं। युति अमावस्या के दिन होती है दोस्तों, और युति पूर्णिमा के दिन होती है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। निम्न में से कौन कारक युग्म पृथ्वी के महासागरीय तल पर 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी होते हैं। तो इसको 52 मिनट के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों इसका देखिए ऑप्शन ए दिया है, टूट दिया है दोस्तों। तो दिया है पहला पृथ्वी का घूर्णन, दूसरा दोस्तों पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का घूर्णन, चंद्रमा का परिक्रमण। ठीक है दोस्तों, तो जैसे दोस्तों ये दिया है, निम्न में से कौन कारक युग्म पृथ्वी के महासागरीय तल पर, पृथ्वी का जो महासागरीय तल है, 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी, कितना 52 मिनट के लिए। तो दोस्तों इसके लिए पृथ्वी का घूर्णन ये सही है, और इसका ऑप्शन 4 सही है, चंद्रमा का परिक्रमण। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण सही है। तो आइए दोस्तों इस ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं, क्या दिया है व्याख्या। कह रहा है पृथ्वी के घूर्णन, ठीक, पृथ्वी के घूर्णन तथा चंद्रमा के परिक्रमण के कारण
पृथ्वी का घूर्णन है जो, और चंद्रमा के परिक्रमण के कारण प्रत्येक ज्वार 26 मिनट के विलंब से आता है। कितना? 26 मिनट। जब जब पृथ्वी अपना घूर्णन करती है तथा चंद्रमा के परिक्रमण के कारण, जब चंद्रमा अपना परिक्रमण के कारण, ठीक, कारण 24 मिनट, जिससे प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य, जो प्रत्यक्ष ज्वार है के मध्य 52 मिनट का अंतर आता है। प्रत्यक्ष ज्वार के मध्य 52 मिनट का अंतर आता है। ठीक है, ये कह रहा है। तो दोस्तों ये पृथ्वी के घूर्णन, ठीक, पृथ्वी के घूर्णन तथा चंद्रमा के परिक्रमण, ठीक, परिक्रमण के कारण प्रत्येक ज्वार 26 मिनट के विलंब से आते हैं। जितना ज्वार 25 मिनट विलंब से आता है, जिससे प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट का अंतर आता है। प्रत्यक्ष ज्वारों के, प्रत्यक्ष 52 पर से, प्रत्यक्ष पर से 52। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। शरद अयनान क्या कह रहा है? शरद अयनान वायु दिशा में सूर्य की किरणों आपतन से कर्क रेखा पर निम्न में से किस कोण का निर्माण होता है? कर्क रेखा पर किस कोण का निर्माण होता है दोस्तों? आइए दोस्तों इसको देखते हैं हम लोग। दिया है दोस्तों कि शरद अयनान के समय, ये शरद अयनान है, सूर्य की किरणों के आपतन से कर्क रेखा पर 43 अंश का कोण बनता है। तो ऑप्शन बी सही है, 43 अंश का कोण बनता है। तथा जिस आपतन के समय सूर्य की किरणों से मकर रेखा पर 43 अंश का कोण बनता है। तो दोस्तों जैसे देखिए, ये पूछ रहा है शीत अयनान, शरद अयनान और वृष अयनान। ठीक, जैसे ये कर्क रेखा है, ये देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी है, ये कर्क रेखा है, और इसके नीचे 23.5 अंश मकर रेखा है, और इसके ऊपर 23.5 अंश कर्क रेखा है। ठीक, तो ये कह रहा है कि यहाँ जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, शरद अयनान के समय सूर्य की किरणों के आपतन से कर्क रेखा पर 43 अंश का कोण बनता है। तो कर्क रेखा पे और ये मकर रेखा पे, दोनों पे दोस्तों 43 अंश का एक कोण बनेगा। ठीक, कैसे? ग्रीष्म आपतन के समय सूर्य की किरणों से मकर रेखा पर 43 अंश का कोण बनता है। चाहे वो गर्मी वाला हो दोस्तों या ठंडी वाला, तो वो 43 अंश का ही कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। स्प्रिंग इक्विनाश निम्नलिखित में से कब आता है? ठीक, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। पहली बात तो दोस्तों इसकी व्याख्या, स्प्रिंग इक्विनाश निम्नलिखित में से कब आता है? स्प्रिंग इक्विनाश कब आता है दोस्तों? ये चारों के चारों जितने वो दिए हैं, डेट दी है, इंपॉर्टेंट है, और इसको ऐसे हम लोग करते हैं। अभी देखते हैं कि क्या दिया है। ये तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनाक्स। इसको दोस्तों बसंत भी कहते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम देखते हैं। व्याख्या से पूरा ये कंफर्म हो जाएगा। कह रहा है स्प्रिंग इक्विनाक्स, स्प्रिंग इस 21 ऐसे यार को 21 मार्च को आता है। ठीक, अब यहाँ देखिए स्प्रिंग या बसंत इक्विनोक्स 21 मार्च को होता है। 23 सितंबर को क्या हो रहा है दोस्तों? 23 सितंबर को बोरियाल इक्विनोक्स, 23 सितंबर को बोरियाल इक्विनोक्स होता है। जैसे दोस्तों ये 23 सितंबर को और 21 मार्च को होता है, और 21 जून को कर्क संक्रांति, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों बता रहे हैं, जिससे क्रमशः ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, तथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, जैसे ये है पृथ्वी अपनी, ठीक, ये है विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ठीक, ये यहाँ 21 जून को सूर्य चमकता है दोस्तों, और यहाँ 22 दिसंबर को। ठीक, ये जो दोस्तों बसंत यही है 21 मार्च, ये 21 मार्च। ठीक, 21 मार्च इसी को कहते हैं दोस्तों। ठीक, 21 मार्च
और यहाँ जो दोस्तों यहाँ जो होगा तो यहाँ दोस्तों 23 सितंबर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये पूछ रहा है स्प्रिंग बसंत इक्विनाक्स कब होता है। तो दोस्तों स्प्रिंग इक्विनाक्स, इसको बसंत इक्विनाक्स कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इसको आप मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, 4 ऋतु हो गई दोस्तों। तो इसको दोस्तों बसंत 21 मार्च को बसंत इक्विनाक्स होता है। ठीक। 23 सितंबर को दोस्तों ये बोरियाल इक्विनाक्स इसको कहते हैं, 23 सितंबर को। ठीक है। ये तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पे और 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि उपसौर की स्थिति क्या होती है। उपसौर कब होता है। तो दोस्तों सभी को पता है 4 जुलाई को होता है। सूर्य जब पृथ्वी से सबसे दूरी पे होता है तब। ठीक है दोस्तों। आइए इसकी व्याख्या दोस्तों क्या करें, अभी तो कई बार हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। वायु प्रवाह सीधी रेखा में नहीं होता। वायु को सीधी रेखा में नहीं होता। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण वायु का विक्षेपण होता है। तो दोस्तों ये तो दोनों सही है, कथन कारक दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन तथा वायुदाब के कारण हवाओं की दिशा निर्धारित होती है। ठीक। वायुदाब के कारण हवाओं की दिशा निर्धारित होती है। यदि पृथ्वी में अक्षीय गति होती है, ठीक, यदि पृथ्वी में अक्षीय गति होती है तो हवाएं समदाब रेखा के समकोण के दिशा में प्रवाहित होती हैं। लेकिन अक्षीय गति होती है, लेकिन पृथ्वी के अक्षीय गति के कारण हवाओं में विक्षेप हो जाता है। ठीक है। एक अक्षीय गति है जो पृथ्वी के, तो हवाओं में विक्षेप हो जाता है। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों सही है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। ठीक है। महीने में कितनी बार पृथ्वी चंद्रमा सूर्य एक ही सीध में होते हैं, ये दोस्तों पूछ रहा है। तो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य, मतलब सूर्य पृथ्वी और मून, ये तीनों एक ही सीध में होते हैं। महीने में कितनी बार, ये 2 बार होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 बार होते हैं। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा सूर्य तथा चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। सूर्य और तथा चंद्रमा, जैसे सूर्य और चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। जब सूर्य और चंद्रमा क्या कह रहे हैं, जब सूर्य और चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सरल रेखा में होता है, ठीक होता है, तो इस स्थिति को सिजगी कहते हैं। इस स्थिति को सिजगी कहते हैं। ठीक। इस स्थिति को सिजगी कहते हैं। जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, मून है, ये तीनों एक ही सीध में रहेंगे तो इस स्थिति को सिजगी कहते हैं। युति को अमावस्या तथा द्वितीय पूर्णिमा होती है। यह 1 महीने में 2 बार होता है। ठीक है। 1 महीने में 2 बार होता है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि कितनी है। तो दोस्तों 40,050 किलोमीटर, 40,150 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर, 40,250 किलोमीटर। तो दोस्तों पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि, पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि दोस्तों 40,076 किलोमीटर है। ठीक है। विषुवत रेखीय परिधि दोस्तों पूछ रहा है। विषुवत रेखा मान लो, विषुवत रेखा इसकी परिधि मतलब परि मतलब चारों तरफ कितनी है, 40,076 किलोमीटर है। ठीक है। 40,076 किलोमीटर है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या देखना बहुत ही जरूरी है। कह रहा है दोस्तों पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों
से बराबर दूरी पर होती है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। पृथ्वी से विषुवत रेखीय परिधि, पृथ्वी से विषुवत रेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर एवं ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है, जिसका कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में उभार तथा ध्रुवों पर चपटा होना। ठीक है, अब ये दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं 2 मिनट के लिए कि ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर 40,076 बताया है और ध्रुवीय परिधि कितनी बताया है, 40,008 किलोमीटर। ठीक, इसका रीजन यही है कि ये दोस्तों पृथ्वी पर एकदम परिधि पृथ्वी पर ये बनी रहती है। ठीक है, उभार रहता है, पृथ्वी पर उभार का दोनों की ओर चपटा होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 136 नंबर। जब सूर्य मकर रेखा के उद्गम चमकता है तो जब सूर्य मकर रेखा के उद्गम चमकता है, जब सूर्य मकर रेखा के उद्गम चमकता है तो देखो दोस्तों, जब सूर्य मकर रेखा के उद्गम चमकता है तो क्या स्थिति होती है, समस्त विश्व में दिन रात एक बराबर होते हैं। ये तो गलत है दोस्तों। दक्षिण गोलार्ध में रातें दिन की अपेक्षा लंबी होती हैं। ये तो सही है दोस्तों, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 136 का देखते हैं दोस्तों, हो गया। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं। जब सूर्य मकर रेखा, ठीक है, जब सूर्य मकर रेखा यानी 22 दिसंबर के उद्गम चमकता है तो आर्कटिक क्षेत्र में रात 24 घंटे के बराबर होती है। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, यूजीसी नेट जीआरएफ में पूछा है क्वेश्चन दोस्तों, कंफ्यूजन हो गया, गलती हो गई, सॉरी। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जब सूर्य मकर रेखा यानी 24 दिसंबर की उद्गम चमकता है तो आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती हैं। आर्कटिक क्षेत्र दोस्तों, जो ऊपर वाला होता है उसको आर्कटिक कहते हैं, जो नीचे होता है वो अंटार्कटिका होता है। तो ये कह रहा है दोस्तों, जो नॉर्थ पोल पे होता है और ये साउथ पोल पे अंटार्कटिका होता है। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में, तो आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती हैं। आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटों के बराबर होती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रातें 24 घंटों के बराबर होती हैं। जब सूर्य कर्क रेखा यानी कि 21 जून को चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में रातें दिन की अपेक्षा लंबी होती हैं। जब सूर्य भूमध्य रेखा 21 मार्च और 23 सितंबर पर चमकता है तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज कंफ्यूजन हो रहा है, हमको भी अभी समझ में उतना नहीं आ रहा है कि जब सूर्य मकर रेखा यानी कि मकर रेखा पे, ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए मकर रेखा है, ठीक, ये 22 दिसंबर को चमक रहा है, मतलब चमकता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे बराबर होती है आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक, जब सूर्य कर्क रेखा यानी 21 जून, ठीक, कर्क रेखा 21 जून के वो चमकता है, उद्गम चमकता है तो दक्षिण गोलार्ध में रातें दिन की अपेक्षा लंबी होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में, अच्छा हाँ, यहाँ देखिए दोस्तों, चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में आप आ जाओगे, रातें दिन की अपेक्षा लंबी होती है, तो रातें लंबी हो जाती हैं। जब सूर्य भूमध्य रेखा यानी 21 मार्च और 23 सितंबर चमकता है तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं दोस्तों, 137 देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण
पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाले पवन विक्षेप या विचलन क्या कहलाते हैं? भूविक्षेपीय पवन कहलाते हैं। ठीक, भूविक्षेपीय पवन कहलाते हैं दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन। इसी को दोस्तों कोरियालिस बल भी कहते हैं, कोरियालिस बल कहते हैं। और कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। पृथ्वी घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप भूविक्षेपीय पवन कहलाता है। ठीक है, पवन विक्षेप क्या कहलाता है? भूविक्षेपीय कहलाता है, जिसके कारण कोरियालिस प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक, कोरियालिस बल के कारण सभी हवाएं जो उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड दाहिने और तथा दक्षिण गोलार्ध में लेफ्ट साइड यानी बाएं मुड़ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। 138 दिया है, वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है? तो ये दोस्तों पूर्व दिशा में देखा जाता है। ठीक है, पूर्व दिशा में देखा जाता है। आइए दोस्तों इसको हम देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे दोस्तों वर्षा वाले दिन में, जैसे वर्षा मान लीजिए खूब हो रही है तो दोपहर के बाद इंद्रधनुष की दिशा में देखा जाता है। दोपहर के बाद ही इंद्रधनुष देखा जाएगा, वो भी किस दिशा में? पूर्व दिशा में। आइए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। कह रहा है कि इंद्रधनुष सदा वर्षा होने के बाद एवं सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। ठीक है, कह रहा है जो इंद्रधनुष है सदैव वर्षा होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। वर्षा होने के बाद तथा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। इसलिए दिन में दोपहर के बाद सूर्य के पश्चिम की तरफ आने पर इंद्रधनुष पूर्व की दिशा में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, इंद्रधनुष पूर्व की दिशा में दिखेगा। दोस्तों इसको ऐसे ही याद करने आप कि कोई इंद्रधनुष मतलब जब बारिश होगी तो इंद्रधनुष कब उत्पन्न होगा? तो इंद्रधनुष दोपहर के बाद ही होगा, और वो भी कब कहाँ दिखाई देगा? पूर्व की तरफ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ सूर्य उगता है पूर्व की दिशा दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। दो बसंत विषुवों के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे दो बसंत विषुवों के बीच कितने दिन का अंतराल होता है? 359 दिनों का, 182 दिनों का, 365 दिनों का, 363 दिनों का। तो दोस्तों दो बसंत विषुवों के बीच दिनों का अंतराल होता है 365 दिनों का अंतराल होता है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर 21 मार्च 23 सितंबर को चमकता है। ठीक, जैसे दोस्तों ये हम लोग देखे थे, ये भूमध्य रेखा है तो मान लीजिए 21 मार्च को यहाँ है और 23 सितंबर को यहाँ है। ठीक है, ठीक, तो चमकता है भूमध्य रेखा। सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और चमकता है, 23 सितंबर और 21 मार्च को चमकता है। तो 21 मार्च के जो 21 मार्च है दोस्तों, 21 मार्च के विषु को बसंत विषु कहते हैं। 21 मार्च के विषु को, जो जैसे 21 मार्च का जो विषु है उसको बसंत विषु कहते हैं। अतः पुनः 21 मार्च के आने में 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, इस प्रकार विकल्प भी सही है, जबकि दो विषुओं के मध्य 182 दिन लगता है। दोस्तों एक बार इसको समझाते हैं, एक बार समझिए आप लोग। ठीक है, जैसे इसके कहने का मतलब ये है कि ये है कर्क यानी कि ये है विषुवत रेखा। तो 21 मार्च, ठीक, 21 मार्च हो गया और ये 23 सितंबर हो गया। तो ये पूछ रहा है 21 मार्च को ये जो होता है इसको बसंत विषु कहते हैं। तो बसंत विषु वही है। ठीक है, बसंत विषु कहते हैं। तो कह रहा है दो बसंत विषुओं के बीच कितने दिनों का अंतर होता है? तो एक तो ये हो गया बसंत विषु, मान लो यहाँ से चला यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो एक साल में जब यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो एक साल में तो 365 दिन ही तो होगा एक साल में। तो एक यहाँ एक हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ, तो फिर यहाँ से एक दूसरा होता है। दो बसंत विषु के बीच में 365 दिन का अंतर होता है। अब दोस्तों दो विषुओं के मध्य अगर कोई देगा, दो विषुओं के मध्य 182 दिन लगता है। अगर दोस्तों दो बसंत
विषुव के बीच पूछेगा, बसंत विषुव के बीच, तो दो बसंत विषुव के बीच क्या होगा, दो बसंत विषुव के बीच 365 दिन। अब दो विषुओं के मध्य 182 दिन लगता है। ठीक है दोस्तों, 182 दिन लगता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध बोले तो दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा के नीचे, नहीं मकर रेखा कर विषुवत रेखा है, उसके नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ग्रीष्म अयनांत कब देखा जाता है? ये 22 दिसंबर को देखा जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत 22 दिसंबर को होता है। इसी तारीख को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, एक वहां पर ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है तथा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। जो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे लंबवत चमकती हैं, इसे मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं। ठीक है, इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी होती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है कहाँ? मकर रेखा पे, ये तो आप सबको पता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, सूर्य कर्क और मकर रेखा के मध्य भूमध्य रेखा पर वर्ष भर लंबवत मतलब लंबवत चमकता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः सौर बिंदु पृथ्वी पर स्थित वह बिंदु होता है, सौर बिंदु कह रहा है दोस्तों, सौर बिंदु पृथ्वी पर स्थित वह बिंदु होता है जहां किसी दिन सूर्य की किरण 90 अंश का कोण बनाती है। दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसको देखिए, ये है भूमध्य रेखा और ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये 21 जून है और ये 22 दिसंबर है। तो सूर्य जो होगा इसी के बीच में चमकता है। ठीक है दोस्तों, इसी के बीच में रहता है। ठीक है, तो इसी के बीच में रहता है। ठीक है, इसी के बीच में सूर्य चमकता है। ठीक, इसी के बीच में सूर्य चमकता है। तो यही पूछा है, दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है, तो ये मकर रेखा पर चमकता है। दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, अतः सौर बिंदु, जैसे सबको देखा सौर बिंदु पृथ्वी पर स्थित वह बिंदु है। अब सौर बिंदु है क्या? पृथ्वी पर स्थित वह बिंदु है जहां किसी दिन सूर्य की किरण 90 अंश का कोण बनाती है। सूर्य की किरण जो 90 अंश का जहां कोण बनाने उसको सौर बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सौर बिंदु हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर बिंदु क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछ देगा सौर बिंदु क्या है, तो 90 अंश का कोण बनाती है, सूर्य की 90 अंश का कोण बनता है, उसी को सौर बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, अगले टॉपिक पे देखते हैं हम लोग। बाकी वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों जो भी इसमें कमियां हों एक बार कमेंट कर आप बताइएगा, फिर उसी हिसाब से इसमें सुधार किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।